नमस्कार दोस्तों, आइए हम मध्य प्रदेश के इतिहास को शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश का इतिहास कहाँ से शुरू करें, यह दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनता है जब जब हम मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है दोस्तों। मध्य प्रदेश का इतिहास वहीं से शुरू होता है जहाँ से भारत का इतिहास शुरू होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ही भारत में आता है, भारत मध्य प्रदेश में नहीं आता। तो कुछ चीजें जैसे राजाओं महाराजाओं का, वंशों का, या फिर कुछ जो आर्ट एंड कल्चर वाली चीजें हैं उसको छोड़ दिया जाए, स्पेसिफिक चीजों को छोड़ दिया जाए, कुछ विशेष चीजों को छोड़ दिया जाए, तो मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास वही है जो भारत का इतिहास था। ठीक है, आइए हम समझते हैं कैसे। तो जो इतिहास है, इतिहास को हमारे गुरुजी ने बताया है कि 3 प्रकार के होते हैं। तो जो गुरुजी ने बताया है हम उन्हीं की बातों को मानेंगे। इतिहास के 3 भाग हैं। पहला जो इतिहास कहलाता है प्री हिस्ट्री कहलाता है, दूसरा जो इतिहास है प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है, तीसरा जो इतिहास है उसी को वर्तमान का इतिहास, जिसको हिस्टोरिकल कहते हैं, वो कहा जाता है। ठीक है, तो आपकी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल, ये है वास्तव में इतिहास। ठीक है, अब इतिहास के 3 चरण हैं। मैंने बताया, गुरुजी ने भी बताया था कि एक है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्राक इतिहास काल। एक ऐसा कालखंड था, एक ऐसा समय जब के लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, लिपि का विकास नहीं था, केवल खाना खाते थे, सोते थे, शिकार करते थे। ऐसा कालखंड जब लिखित नहीं था, ऐसा कालखंड जिसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई लिखित जानकारी नहीं है, तो ऐसे पीरियड को कौन सा इतिहास कहते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं। मतलब हिस्ट्री के पहले मतलब प्री, और हिस्ट्री उसको बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल। यह इतिहास का वह कालखंड था जब लिखना पढ़ना हमारे पूर्वजों को नहीं आता था, लिपि का विकास नहीं था। इस टाइम का जो इतिहास है, इसमें जितना पाषाण काल है, जितना लिथिक एज है, वो पूरा का पूरा आता है। तो लिथिक में आपका जो लिथिक है, लिथिक 3 प्रकार के होते हैं। एक को पुरा पाषाण काल, दूसरे को मध्य पाषाण काल, तीसरे को नव पाषाण काल कहते हैं ना। पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, जो पूरा एज है वो इसमें आता है। अब बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री इतिहास का वह कालखंड था जब हमारे पूर्वज लिखना पढ़ना तो किसी तरह से सीख लिए थे, पर भगवान न जाने क्या लिख कर चले गए कि उसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। अर्थात ऐसा इतिहास खंड जब के बारे में हमें लिखित जानकारी तो है, लेकिन हम आज तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसा इतिहास कहलाता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में बोल देते हैं आद्य इतिहास। तो यह इतिहास का वह कालखंड था जब पूर्वज लिख पढ़ तो गए हैं, पर आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, अर्थात अपठनीय इतिहास है। तो ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है और जो वैदिक सभ्यता है, मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल, तो वो कहलाता है आपका आद्य इतिहास, मतलब प्रोटो हिस्ट्री। तो ये जो समय था 2500 बीसी से स्टार्ट होता है सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के 620 बीसी मतलब 600 ईस्वी तक, बीसी पूर्व तक चलता है। तो आपको प्री हिस्ट्री समझ में आ गई, प्रोटो हिस्ट्री समझ में आ गई। अब हिस्ट्री तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि इतिहास का वह कालखंड जब हमारे पूर्वज लिखना पढ़ना भी जान गए और ऐसा लिखकर चले गए कि हम उसको आज पढ़ पाए हैं। तो ऐसा कालखंड जब के बारे में जिस प्रकार का इतिहास था, उस प्रकार के इतिहास को आज हम लिपिबद्ध तरीके से पढ़ पाए हैं, पठनीय हो चुका है, उसको कह देते हैं हिस्ट्री। तो पढ़ने के आधार पर है। ऐसा इतिहास जब पढ़ नहीं पाते थे और कुछ लिख भी नहीं पाए हैं, तब के इतिहास को प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, और जब के इतिहास को लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया है उसको प्रोटो हिस्ट्री, और जिसको पढ़ा भी गया है, लिखा भी गया है, उसको हिस्ट्री। अब इतिहास के जो पिता हैं हेरोडोटस कहलाते हैं। हेरोडोटस ने पहली बार हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया था। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने किया है, पिता किसने बना दिया हेरोडोटस को इतिहास का? तो उनको बनाया है एक जो आपके रोमन दार्शनिक थे, सिसरो। तो रोमन दार्शनिक है सिसरो, हेरोडोटस थे यूनान के, और सिसरो थे आपके रोम के थे। तो उन्होंने हेरोडोटस को क्या कह दिया, इतिहास का पिता कह दिया। अभी हेरोडोटस ने पहली बार हिस्ट्री शब्द इस्तेमाल किया था,
और उनकी किताब का भी नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में उन्होंने पेलोसियन नामक जो एक युद्ध हुआ था, पेलोपोनेशियन नामक जो युद्ध था उसको अपना मुख्य आधार बनाया है इतिहास लिखने का। अब भारतीय इतिहास के जो जन्मदाता है, भारतीय पुरातत्व के जो जन्मदाता है वो हैं आपके अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व को जन्म दिया था। अब जो पाषाण काल है मतलब लिथिक एज है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुरा पाषाण मतलब पैलियोलिथिक, दूसरा है मध्य पाषाण मतलब मीजोलिथिक, तीसरा है नव पाषाण काल मतलब नियोलिथिक। अब इसको कैसे विभाजन किया गया है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये कालक्रम है, मानव की प्रगति का एक कालक्रम है, हथियार बनाने का एक कालक्रम है, उपकरण बनाने का एक कालक्रम है। मतलब इतिहास जो हमारा पाषाण काल था वो धीरे धीरे कैसे आर्ट एंड कल्चर में डेवलप हुआ, कैसे धीरे धीरे संस्कृत का विकास हुआ, इसके आधार पर हम पाषाण काल को विभाजित करते हैं। कोई नई बात नहीं है। पूरा पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक वो काल था जब हमारा मानव, जब हमारे पूर्वज केवल शिकार करना जानते थे और खाना पीना जानते थे और केवल आराम से सोना जानते थे। इस टाइम के इतिहास में उन्होंने एक बड़ा काम क्या कर लिया था, आग की खोज कर ली थी। आग की खोज कर लेना इस टाइम के इतिहास का सबसे बड़ा जो था तूफानी बात थी। तो आग की खोज कर लिया है इन्होंने, आखेटक और खाद्य संग्रह कर लिए हैं, आराम से एक जानवर को मारते हैं और उसको भूंज कर खाते हैं। पत्थरों का औजार भी बना रहे हैं, पत्थरों का औजार बना रहे हैं। तो गुफा के अंदर कुछ खुरेच रहे हैं, खुरेच कर गुफा के अंदर चित्र बना रहे हैं। तो भीमबेटका जैसे कुछ चीजों को तैयार कर दिए हैं। अब जो मध्य प्रदेश में कुछ चीजें हैं जैसे नर्मदा घाटी, सोन घाटी, बेतवा घाटी, यहाँ पर इसके साक्ष्य मिलते हैं पुरा पाषाण काल के। दूसरा जो पुरा पाषाण के औजार हैं वो किस पत्थर के बनाए जाते थे, तो क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए जाते थे। क्वार्टजाइट पत्थर के औजार बनाए जाते थे। और इस टाइम के जो औजार हैं आकार में थोड़ा सा बड़े होते थे। और जो मुख्य औजार हैं उनके नाम भी आप याद कर लीजिए। तो हस्त कुठार, इसको कुठार पत्थर में क्या लगा देते थे, पत्थर में एक बड़ा सा डंडा लगा के कुल्हाड़ी बना देते थे। तो क्वार्टजाइट पत्थर के औजार बनाए जाते थे। औजारों के नाम है आपके हस्त कुठार, चापर, फ्लैक और ब्लेड जैसे कुछ औजार बनाते थे। पूरा पाषाण कालीन मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। पूरा पाषाण कालीन मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है आपको बताना है। मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई है। अब जो विष्णु वाकाणकर हैं जो भीमबेटका की खोज किए थे, 500 चित्र प्राप्त हुए वहां से। 500 में से जो 5 चित्र हैं वो पूरा पाषाण कालीन है। मध्य पाषाण कालीन की बात कर लेते हैं जो 10,000 बीसी से 5500 बीसी के समय तक आता है। तो छोटे औजार माइक्रोलिथिक काल कहलाते हैं। जो मध्य पाषाण कालीन था मतलब मीजोलिथिक का टाइम था, उस टाइम के जो औजार थे पत्थरों के वो आकार में थोड़ा सा छोटे होते थे। थोड़ा सा छोटे होने के कारण इस काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। अब जो औजार थे वो किस टाइप के पत्थर के बनाए जाते थे, तो एस्पर, एगैट और चट जैसे पदार्थों के बनाए जाते थे। आदमगढ़ में मानव के पशुपालक होने की साक्ष्य मिला है। आदमगढ़ कहां पर है ये आपको बता देना है। तो आदमगढ़ कहाँ है ये आप बताएंगे, तब तक बाद में तो मैं बता ही दूंगा। तो आदमगढ़ कहाँ है कमेंट में बता दीजिए। बाघ की गुफाएं भी इसी टाइम की हैं। बाघ की गुफाएं हैं मतलब उसमें जो मीजोलिथिक से मध्य पाषाण कालीन से लेके अभी तक नव पाषाण कालीन तक के साक्ष्य वहां पर रखे हैं। अब बाघ की गुफाएं कहाँ है जल्दी से आप बता दीजिए। और किस नदी के किनारे हैं यह भी आप बता दीजिए। तो नव पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नव पाषाण काल की एक जो मुख्य विशेषता थी तो कृषि का विकास हो गया था। अब आपको पता है अभी तक मानव क्या था, शिकारी था तो मतलब पशुपालक भी ना रहा होगा। ठीक है, पशुपालन करता था। तो मान लीजिए पशुपालन भी करता था तो पशुओं को चराता और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता। अब मानव ने कृषि करना सीख लिया है नव पाषाण काल में। तो कृषि का विकास आ जाने से कई सारी चीजें बदल जाएंगी। अर्थात जब आदमी खेती करेगा तो एक जगह पर रहना स्टार्ट कर देगा, अर्थात स्थायित्व की भावना आएगी। जब मानव एक स्थान पर रुकना स्टार्ट कर देगा तब घर बनाना भी स्टार्ट कर देगा।
तब कृषि करना भी स्टार्ट कर देगा, तब पालतू जानवर को भी पालना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तब क्या होगा, जब उसको एक जगह पर लड़ना है तो थोड़ा सा शांति प्रिय भी हो जाएगा। आपको पता है कि पशु पालक जो वर्ग होता है, पशुओं को पालने वाले जो वर्ग होते हैं, थोड़ा सा पशुपालक समाज हिंसक होता है और कृषक समाज थोड़ा सा शांति प्रिय होता है। तो अब मानव थोड़ा सा आखेटक से शांति प्रिय हो जाएगा और यहाँ पर कई सारे परिवर्तन हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में एरण, आजमगढ़, जातकारा, दमोह, सागर, जबलपुर जैसे स्थान पर नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। अब ताम्र पाषाण कालीन को इंग्लिश में चारकोलिथिक एज बोल देते हैं, सही जोड़ी बनाने के लिए दे देता है। इसके साक्ष्य नवदा टोली आपको बता देना कहाँ है, कायथा, एरण, बेसनगर भी बताना है आपको कहाँ है। तो नवदा टोली, कायथा, एरण, बेसनगर में कहाँ है, ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, चारकोलिथिक एज के साक्ष्य मिले हैं। अब इस टाइम के जो औजार थे तांबा और पत्थर के बनाए जाते थे। आपको जो पता है, बहुत बड़ी जानकारी पता होनी चाहिए आपको इतिहास की। जो पहली धातु थी वो तांबा थी और तांबे का विकास लगभग 5000 बीसी पूर्व स्टार्ट हो गया था। तो मालवा की ताम्रकालीन संस्कृति के भी बारे में हमको पढ़ना चाहिए। तो नवदा टोली और महेश्वर में सर्वप्रथम क्या मिलती है, ताम्रकालीन पाषाण संस्कृति मिलती है। मध्य प्रदेश के अंदर नवदा टोली और महेश्वर में सर्वप्रथम पाषाण कालीन संस्कृति मिलती है। अब जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के लिए मध्य प्रदेश का सबसे प्रचलित स्थान है उसका नाम है क्या, कायथा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कायथा कहाँ है, कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। तो कायथा कहाँ है ये जानकारी दे दीजिए। दूसरी है कि इसके जो खोजकर्ता थे तो मैं बता देता हूं, HD साकलिया थे, HD साकलिया, HD साकलिया इसके क्या है, खोजकर्ता हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि उज्जैन कहाँ है ये आपको बताना है। अब ये था क्या, पाषाण कालीन तक के इतिहास। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि जो महाजनपद काल जब से आ जाता है, अब आप सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट वहां क्यों चला गया, तो इतिहास पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। तो जो क्या है कि महाजनपद काल के बारे में इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है आपको ये भी बताना है। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य है कि जैन साहित्य है आपको ये बताना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, हथनौरा होशंगाबाद में है, कायथा उज्जैन में है, चलो मैं बता देता हूँ। एरण सागर में है, नवदा टोली आपका खरगोन में है। महाजनपद कालीन जो दो जनपद हैं, चेद जो वर्तमान में बुंदेलखंड में पड़ता है उसकी राजधानी क्या थी, त्रिपुरी मतलब वर्तमान आपका जबलपुर। अवंती दूसरा जनपद था, उसकी दो राजधानी थी, एक उत्तरी अवंतिका जिसका राजधानी उज्जैनी थी, दूसरी दक्षिणी अवंतिका जिसकी राजधानी महिष्मती थी। अब अवंती को वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, वत्स को वर्तमान में ग्वालियर कहते हैं, चेद को वर्तमान में खजुराहो कहते हैं, अनूप को वर्तमान में निमाड़ कहते हैं, दसाण को वर्तमान में विदिशा कहते हैं, टुंडीकेर को वर्तमान में दमोह कहते हैं, नलपुर को वर्तमान में शिवपुरी कहते हैं। तो इतिहास का ये MP के इतिहास का छोटा सा फ्रेम है। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन हर बार पूछ लेते हैं, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल। तो ये आपको बनते रहना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अगले वीडियो का वेट करो। थैंक यू सो मच।